हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को रेखीय आवर्धन, प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, जो कि बहुत ही सरल भाषा में आज हम जानेंगे। देखते हैं, रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम स्मॉल m से लिखते हैं। आवर्धन बराबर होता है I/O। I है प्रतिबिंब की लंबाई, O है वस्तु की लंबाई। आवर्धन बराबर y2/y1 इक्वल टू -b/u, जहाँ हम देखते हैं y2 प्रतिबिंब की लंबाई है, y1 वस्तु की लंबाई है। y2 को या तो I से भी लिख सकते हैं, O को, या y1 को, ये दोनों सेम होते हैं, अर्थात वस्तु की लंबाई भी बोलते हैं। अब हम इस फार्मूले से देखते हैं इसकी डिफिनीशन। तो y2 है प्रतिबिंब की लंबाई, y1 है वस्तु की लंबाई। तो देखते हैं इसका डिफिनीशन। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि यह है प्रकाश की आने वाली किरण, जिसे हम आपतित किरण कहते हैं। और यह परावर्तन के पश्चात इसे क्या था, सीधे ऐसे जाना था, लेकिन यह परावर्तन के पश्चात क्या अपने मार्ग से विचलित हो गया। तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब हम देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु। नंबर 1, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये पॉइंट हमेशा हम याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 2, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब हम आगे देखते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं, यह है आपतित किरण, ये है बिंदु जिस पे टकराती है, इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु, और यहाँ से जो लंब मारते हैं उसे बोलते हैं अभिलंब। और ये जो किरणें निकलती हैं उसे हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये तीनों एक माध्यम में होती है। नंबर 2, आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात नियत होता है। जैसे यहाँ हमने लिखा है sin I/sin R इक्वल टू 1/2। इसका मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब हम देखते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि आपतन कोण का मान और अधिक बढ़ा दें तो एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। आपतन कोण अर्थात इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रकट करते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं, क्रांतिक कोण क्या होता है। जैसे जब प्रकाश किरण, यह है कांच, अर्थात ये सघन होगा, जिसको हम ठोस भी बोल सकते हैं। वायु है तो ये विरल भी होगा। अब हम देखते हैं, जब ये प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो यह क्या हुई, अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखिए, आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतन कोण। अब देखते हैं, यदि हम आपतन कोण को और अधिक ऐसे बढ़ा दें, तो एक विशेष स्थिति ऐसी आ जाएगी जिससे इसका कोण जो हो जाएगा वो 90 अंश का हो जाएगा। जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं, इसका एंगल हो गया 90 अंश। इसी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण।
अब हम देखते हैं इसकी एक डिफिनीशन और होती है, जैसे क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि क्रांतिक कोण जो है वह सघन माध्यम में बना हुआ है आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में, विरल बोले तो वायु 90 अंश होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा और अधिक बढ़ा दें तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में है, जो ये आपतित किरण है यदि हम क्रांतिक कोण से और अधिक बढ़ा दें तो यह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में ही वापस लौट जाता है, जिससे यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इस घटना को ही हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम मान लेते हैं यह है कांच और यह है वायु। यदि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा हो तब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ang=1/sin c। इसका ए का मतलब होता है एयर मतलब होता है हवा, जी मतलब होता है ग्लास मतलब होता है कांच। तो इसको पढ़ते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। जैसे इसका नंबर 1 है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेगिस्तान में मरीच का। कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से पेड़ के साथ साथ उसका उल्टा प्रतिबिंब भी दिखाई देता है, अतः ऐसा भ्रम होता है जैसे वहाँ जल का तालाब है जिसमें पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, परंतु वास्तव में वहाँ तालाब नहीं होता है। जब सूर्य की गर्मी से रेगिस्तान गर्म हो जाता है तो पृथ्वी के पास की वायु अधिक गर्म हो जाती है, परंतु ऊपर की वायु का ताप लगातार घटता जाता है, जिससे जो प्रकाश पेड़ से होकर आती है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, या फिर बोल सकते हैं विरल माध्यम में आती है। इसलिए प्रत्येक परत पर अभिलंब से दूर हट जाती है तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जैसा कि हम इस फिगर से समझ सकते हैं। जैसे इसका और एग्जांपल देते हैं, जैसे हम नेशनल हाईवे हुआ या कोई भी सड़क हुआ, जब हम बहुत अधिक धूप में निकलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है दूर जैसे वहाँ पर कोई तालाब है। तो इसका सीधा सा आंसर ये हुआ कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही माध्यम से होता है। जैसे यहाँ यदि कोई मनुष्य है और यहाँ कोई वृक्ष है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हम देखते हैं तो जो इसके पृथ्वी के पास की वायु होती है, अर्थात पृथ्वी के पास जो होते हैं पेड़ पौधे, अर्थात पृथ्वी के जो पास की वायु होती है वो अधिक गर्म हो जाती है, जिससे ऊपर की वायु जो होती है उसका लगातार टेम्परेचर घटता जाता है, जिससे हमें ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर इसका प्रतिबिंब, जिससे हमें इसका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। इसका उपयोग हजामत करने में होता है, डॉक्टर द्वारा सूक्ष्म भागों की जांच करने में होता है। जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।